नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं। आपके लिए भी एक अवश्य ही अनूठा अनुभव होगा, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा जहां एक ओर आप अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप अपनी शंकाओं का निवारण करने में भी समर्थ हैं और साथ ही जांच प्रक्रिया का हिस्सा भी बन पा रहे हैं। तो आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं वह है कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 का पहला पाठ, जिसका नाम है अंडे के छिलके। यह पाठ मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक एकांकी है। और एकांकी क्या होती है, पहले वो जान लें। एकांकी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें केवल एक अंक होता है। यद्यपि अंक का कई दृश्यों में विभाजन हो सकता है, किंतु इसमें जीवन की कोई एक घटना, परिस्थिति, एक समस्या या कोई एक प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों की संख्या सीमित होती है। आइए बच्चों, अब इस पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है आधुनिक समाज में बढ़ते कथनी और करनी के अंतर को प्रस्तुत करना। दूसरा उद्देश्य है परंपरा और आधुनिकता के बीच के टकराव को उभारना। तीसरा उद्देश्य जीवन में दिखावे की अपेक्षा यथार्थ पर बल देना। चौथा, परिवार में एकजुटता एवं प्रेम को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। पांचवा उद्देश्य धूम्रपान जैसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बुराई के प्रति सचेत करना। और छठा है पुरानी पीढ़ी के अनुभव और नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य बिठाने के प्रयास की ओर ध्यान आकृष्ट करना। इस एकांकी के प्रमुख पात्र 6 हैं, जिनमें 3 पुरुष पात्र व 3 स्त्री पात्र हैं। सबसे पहला पात्र है जमुना देवी, जिन्हें अम्मा जी के नाम से सब जानते हैं। दूसरा, उनका बड़ा पुत्र माधव और उसकी पत्नी राधा। और उसके बाद उनका मंझला पुत्र है गोपाल। गोपाल की पत्नी का नाम है वीना। और सबसे छोटा पुत्र है श्याम, जो अभी अविवाहित है और जिससे इस एकांकी का शुभारंभ होता है। आइए बच्चों, अब जरा हम इस एकांकी के बारे में समझ लें। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, 3 पुरुष पात्र और 3 स्त्री पात्र। जो सबसे बड़ी सदस्य हैं उनका नाम है जमुना देवी। उसे सभी अम्मा जी के नाम से जानते हैं, जिनके 3 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र माधव, जिसकी पत्नी का नाम है राधा। दूसरा पुत्र गोपाल, जिसकी पत्नी है वीना। और तीसरा पुत्र श्याम, जो कि अविवाहित है। इस एकांकी का प्रारंभ होता है वर्षा के दृश्य के साथ, जब श्याम अपनी भाभी वीना के कमरे में प्रवेश करता है। वह भाभी को आवाज लगाते हुए अंदर आता है तो वीना कहती है, ऐसे आ रहे हो जैसे कि पराये घर में आ रहे हो, अपने ही घर में आवाजें लगाने का क्या मतलब? तो वह कहता है, पराया घर तो लगता ही है भाभी, क्योंकि अपना घर तो तब लगता था जब गोपाल भैया का कमरा भी मेरे कमरे की तरह सदा बिखरा बिखरा रहता था, जहां जूतों को छोड़कर बाकी सब सामान या चारपाई पर होता था या मेज पर होता था। अब तो इस कमरे का नक्शा ही बदल गया है। केवल एक कोना ही अपना लगता है, जहां पर कि कोट पतलून अभी भी एक दूसरे के ऊपर टंगे हुए हैं। वीना हंसने लगती है। वह कहती है, बरसात का मौसम है, इस सुहाने मौसम में आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम्हारे भैया भी आते होंगे। तो वह कहता है, खाली चाय थोड़ी पीऊंगा, चाय के साथ कुछ होना चाहिए, कहो तो समोसे या कचौड़ी मिल जाएंगे, इसमें वो लेता हूँ। तो वीना कहती है कि जब बाहर लेने जाना ही है तो कुछ अच्छा भी ला सकते हो। अच्छा यानी? वह कहता है, अच्छा क्या? तो वीना कहती है कि 4-6 अंडे ही ले आओ, अंडे का हलवा बना दूंगी। और हाँ, जब लेने ही जाओ तो कुछ किशमिश भी ले आना, उसमें डाल दूंगी। तो पहले तो वह एकदम से ऐसा प्रकट करता है जैसे अंडे के नाम पर ही वह नाक भोसी कोड़ रहा हो। और वह कहता है, अम्मा जी को पता लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। परंतु वीना कहती है,
कि जब हम खाते हैं तो छिपाना क्या, हमारे कमरे में तो रोज ही नाश्ता अंडे का ही होता है। अब वास्तव में तो श्याम भी कच्चे अंडे खा लेता है। वह अपने कमरे में दूध इसीलिए लेकर जाता है कि उसमें अंडे मिलाकर खा ले, लेकिन वह किसी के सामने प्रकट नहीं होने देता, क्योंकि घर का प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि अम्मा जी को पता ना चले, क्योंकि उनके दिमाग में यह रहता है कि यदि अम्मा जी को पता चल गया तो उन्हें बुरा लगेगा। अम्मा जी इस तरह की बातें पसंद नहीं करती हैं। परंतु जैसे ही श्याम अंडे लेने के लिए जाता है तो वीना सोचती है कि चलो जब तक वो आता है तब तक मैं चाय का पानी चढ़ा देती हूँ, और पानी लेने के लिए वह पास वाले कमरे में राधा भाभी के पास जाती है। अब राधा भाभी के कमरे में जाने पर वे क्या देखती है कि दरवाजा बंद है, बत्तियां गुल हैं। तो वो सोचती है कि इतनी जल्दी से तो भाभी सो नहीं सकती। वह दरवाजा खटखटाती है तो पता चलता है कि वहाँ मोमबत्ती जल रही है, और राधा भाभी मोमबत्ती के प्रकाश में कुछ ना कुछ पढ़ रही थी। वह एकदम से उनके बिस्तर से पुस्तक उठाकर देखती है कि आखिर कौन सी किताब पढ़ रही थी। तो वह है चंद्रकांता संतति। बच्चों, आप जानते हैं चंद्रकांता संतति एक ऐसी पुस्तक है जो देवकीनंदन खत्री जी द्वारा रचित अय्यारी पर, तिलिस्म पर, जादूगरी पर आधारित एक पुस्तक है, जो कि अत्यंत मनोरंजक है। परंतु राधा उसे छुपकर इसलिए पढ़ रही है कि कहीं अम्मा जी को ना पता चल जाए। अम्मा जी तो यही समझती हैं कि राधा फुर्सत मिलते ही गुटका रामायण पढ़ती है। तो वीना हंसने लगती है कि छुपकर क्यों पढ़ना। तो वह जैसे ही ये बताती कि अच्छा ये तो वह कहानी है ना, इस तरह से जैसे ही वो कहानी प्रकट करने लगती है तो राधा कहती है कि उसका सारा का सारा भेद नहीं खोल दो। और वीना हंसती हुई पानी लेकर वो किताब भी अपने साथ अपने कमरे में लेके चली जाती है। तो उसके साथ साथ राधा भी आ जाती है उस कमरे में। अब उस कमरे में कौन कौन हुआ, राधा और वीना। इतने में अंडे लेकर श्याम आ जाता है। परंतु श्याम के आने से पहले वहां पर वीना का पति गोपाल पहुंच जाता है। तो अब ये चारों के बीच में भेद खुल गया कि यहाँ पर तो अंडे का हलवा बनने लगा है। और जैसे ही वो अंडे का हलवा बनाते हैं तभी उन्हें जमुना देवी की यानी अम्मा जी की आवाज़ सुनाई देती है। अम्मा जी उस कमरे में आने वाली हैं। तो यह देखकर वे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, सक पका के फटाफट वे सारी चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं। और अब उस हलवे को कैसे छुपाएं, तो उस पर भी एक कपड़ा ढक देते हैं और कपड़े से हलवे को ढक करके वो सीधे होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अम्मा जी आती हैं वो देखती हैं कि गोपाल यहाँ कोने में खड़ा क्या कर रहा है। तो गोपाल कहता है कि वो वीना का ना हाथ जल गया था, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। फिर अम्मा जी कहती हैं अच्छा ये स्टोव पर क्या है, वो अब और तो कुछ सूझता नहीं। तो राधा कहती है कि गोपाल के ना घुटने में चोट लग गई थी, गेंद लगने से चोट लग गई थी, तो इसके लिए पुलटिस बनाया है। पुलटिस क्या होता है बच्चों? पुलटिस एक तरह का ऐसा हलवा है जो कि दवा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो अम्मा जी कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो लाओ मैं लगा देती हूँ पुलटिस। पर वो उन्हें हलवे को हाथ भी नहीं लगाने देते, क्योंकि उन्हें लगता है यदि इन्होंने हाथ लगाया तो भेद खुल जाएगा। और वे कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, अपने आप लगा लेंगे हम पुलटिस, अब तो चोट काफ़ी ठीक हो गई है। तो अम्मा जी कहती है चलो देख तो लूँ। वो कहते ना 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 करंट लग जाएगा। अम्मा जी कहती हैं कि ये तो बंद है, बंद कैसे करंट लगाएगा? तो कहते इसका क्या भरोसा, बिजली की चीज़ है, कभी भी ये करंट लगा सकती है। तो खैर जैसे तैसे करके वो अम्मा जी को वहाँ से भगाने की फिराक में रहते हैं। अम्मा जी वहाँ आई तो थी इस बात की शिकायत करने कि उनके कमरे की छत चू रही है और छत से पानी टपक रहा है, लेकिन श्याम उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने चला जाता है ताकि वो जाएं तभी वे लोग हलवा खा पाएं। और जब वे हलवा खाने लगते हैं तभी वहाँ पर राधा का पति माधव आ जाता है और वह देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वह पूछता है कि आखिर ये क्या बनाया है। तब श्याम कहता है कि पुलटिस बनाई थी। कहता अच्छा और पुलटिस खा भी ली। अब उनसे कोई बहाना बनता नहीं, आखिर भेद खुल जाता है कि यहाँ पर अंडे का हलवा बना था। तो माधव कहता है कि मुझे सब पता है और मुझे तो ये भी पता है
कि गोपाल की बाएं हाथ की जो उंगलियां पीली हुई हैं वो क्यों हुई हैं, यानी सिगरेट पीने से। तो अब वे सोचते हैं कि भैया को तो सब पता चल गया। फिर श्याम कहता है अच्छा लेकिन अम्मा जी को मत बताना, उन्हें पता ना चले वरना गजब हो जाएगा। तो माधव हंसते हुए कहता है अम्मा तो सब जानती है, बल्कि अम्मा तो वह भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि नहीं जानती है। तो कल से तुम्हें अंडे के छिलके जुराबों में छुपाने की या डब्बे में भर कर रखने और कहीं दूर फेंक कर आने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें तुम नाली में ही डाल देना। अम्मा पड़े हुए देख करके भी नहीं देखेंगी। तो इससे हमें एकदम से पता चलता है कि अम्मा जी, जिन्हें हम अभी तक दकियानूसी मान रहे थे, रूढ़िवादी समझ रहे थे और यह सोच रहे थे कि उनका एक खौफ है, परिवार का प्रत्येक सदस्य उनसे डर डर कर अपना शौक पूरा करता है, वो अम्मा जी तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है, ताकि परिवार के सभी सदस्य अपने ढंग से जी भी पाएं और उनका आपसी मेल मिलाप आत्मीयता भी बनी रहे। तो इस प्रकार अम्मा जी की वह छवि अंत तक आते आते बिल्कुल ही बदल जाती है। तो बच्चों समझे आप, इस एकांकी में हमें क्या क्या सीख मिलती है। इस एकांकी के माध्यम से जहाँ हम धूम्रपान की बुराई के बारे में जानते हैं, वहीं राधा के चरित्र की बहुत सी विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। और हमें यहाँ से एक सीख भी मिलती है कि राधा के चरित्र में जो अच्छी बातें हैं हमें वे भी अपनानी चाहिए और वीणा के चरित्र में जो अच्छी बातें हैं वे भी अपनानी चाहिए। आइए अब मुख्य स्मरणीय बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। पहला बिंदु, अंडे के छिलके मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक ऐसी एकांकी है जो आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को उजागर करती है। अगला बिंदु, इस एकांकी में परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारा गया है। एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, जिनमें 3 पुरुष व 3 स्त्री पात्र हैं। जमुना अर्थात अम्मा जी इस कहानी की सबसे बड़ी पात्र हैं, जो राधा और वीणा की सास है। राधा का पति माधव और वीणा का पति गोपाल है। श्याम सबसे छोटा व अविवाहित है। इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को उभारा गया है। एकांकी के सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं। वीणा, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा करती है। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एकांकी में झलकती है। एकांकी के प्रारंभ में पर्दा उठते ही श्याम सीटी बजाता आता है। बाहर वर्षा हो रही है, उसकी बरसाती से पानी टपक रहा है। श्याम वीणा के कमरे में आते हुए कहता है कि उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीज़ें चारपाई पर होती थी, आज कमरे का नक्शा बदला हुआ है। वीणा श्याम को चाय पीने को कहती है। श्याम इस सुहावने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आने को कहता है। वीणा 4-6 अंडे लाने को कहती है। जब श्याम अंडे के नाम पर नाक भौं सिकोड़ता है तो वीणा कहती है कि यहाँ तो रोज़ अंडे का नाश्ता होता है। वैसे श्याम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता है। वीणा उससे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपाने की क्या बात है। श्याम के बाहर जाते ही वीणा काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में जाती है। उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकती। वीणा चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है, चाय बनती देख प्रसन्न हो जाता है। वीणा उसे बताती है कि यह चाय श्याम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करता है। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है। वह वीणा को बताता है कि वह भाभी के सामने पी लेता है। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई।
थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है। वीना अंडे का हलवा बनाती है। तभी जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। सब सकपका जाते हैं, सारी चीज़ें ढक देते हैं। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाज़ा ऐसे क्यों बंद कर रखा है। जमुना अपने कमरे की छत चूने की शिकायत करती है। वह गोपाल से पूछती है कि वह कोने में खड़ा क्या कर रहा है। गोपाल कहता है कि वीना का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। अम्मा पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है, वह देखना चाहती है। गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना करता है। वह करंट मारने का डर दिखाता है। राधा बहाना बनाती है कि श्याम के घुटने में गेंद लग गई है, इसलिए पुलटिस बांधने के लिए गर्म किया है। जमुना स्वयं पुलटिस बांधने को कहती है। गोपाल बहाने बनाकर उन्हें मना करता है तथा उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। वे सभी हलवा खाने लगते हैं तथा छिलकों को छिपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव आ जाता है। माधव को सब पता चल जाता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि अम्मा को मत बताना। माधव कहता है कि अम्मा सब जानती है, आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, अलग से डिब्बा रखने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा उन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी। आइए अब जल्दी से इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाई भाभी के कमरे में श्याम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने भाई भाभी के कमरे में आने पर श्याम को लगता है कि कमरे का नक्शा ही बदल गया है, इसलिए अब उसकी इस कमरे में पैर रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। पहले उसे ये कमरा अपने कमरे जैसा ही बिखरा बिखरा नज़र आता था, परंतु अब हर चीज़ व्यवस्थित है। केवल एक कोना ही उसे गोपाल भैया का नज़र आता है, जहाँ पर पतलूने और कोट एक दूसरे पर टंगे हुए नज़र आते हैं, वरना उसे अब लगता है कि जैसे पूरे कमरे की सरकार ही बदल गई हो। अगला प्रश्न, एकांकी में अम्मा जी की जो तस्वीर उभरती है, अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, एकांकी के प्रारंभ में हमारे मन में अम्मा जी की एक ऐसी छवि उभरती है कि वह पुराने ख्यालों वाली महिला है। वह किसी को भी अपने मन मर्जी से जीने की अनुमति नहीं देती। ना तो घर में कोई अंडे ला सकता है और ना ही कोई मनोरंजक पुस्तकें पढ़ सकता है। वह केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की ही अनुमति दे सकती हैं और सदस्य इसी कारण छिपकर सिगरेट तक पीते हैं या दूसरी किताबें भी छिपकर पढ़ते हैं। परंतु अंत में आते आते अम्मा जी की छवि इसलिए बदल जाती है क्योंकि सभी को लगता था कि अम्मा जी इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं जानती, परंतु बाद में उन्हें पता चलता है कि अम्मा जी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती हैं। तो इससे अम्मा जी की छवि परिवार को प्यार करने वाली और सहनशील महिला के रूप में बदल जाती है। अगला प्रश्न, अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं, क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो अंडे खाना या फिर चंद्रकांता संतति पढ़ना, यह आज भले ही सामान्य बात हो, परंतु जिस समय ये एकांकी लिखी गई उन दिनों अंडे खाया जाना सामान्य घरों में अच्छा नहीं माना जाता था, मांसाहार माना जाता था, इसे जीव हत्या समझा जाता था। और चंद्रकांता संतति जैसी पुस्तकें तिलिस्मी, जादूगरी, अय्यारी की प्रतीक मानी जाती थी, जिन्हें अश्लील किताबों की श्रेणी में रखा जाता था। और इसी कारण सामान्य घरों में एक पर्दा सा रहता था कि इस प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़नी, और जो पढ़ते थे वे छिप कर पढ़ते थे। और यदि हम उनकी जगह होते तो हम इस काम को छिपकर बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना है जिस काम को छिपकर किया जाए वह गलत हो जाता है, और यदि हम उसे ठीक समझते हैं तो उसे सबके सामने करने का साहस भी हम में होना ही चाहिए। अगला प्रश्न, राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः पूछा जाता है। तो उसके चरित्र की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो कि अपनाने योग्य हैं। जैसे पहली बात, वह घर के काम धंधे में लगी रहती है, घर को एक बना करके रखती है। दूसरा,
वह पढ़ने लिखने में विश्वास करती है। वह रामायण गुटका तो पढ़ती ही है, साथ ही अन्य रोचक पुस्तकें भी पढ़ती है। तीसरा, वह इधर उधर की बातें करने में विश्वास नहीं करती, किसी की चुगली नहीं करती, कोई ऐसी बात अपने दिल में नहीं रखती जिससे कि घर में झगड़ा हो, और वह बड़ों का सम्मान करती है। अगला प्रश्न, सरकार की धूम्रपान न करने की वैधानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धूम्रपान की मनाही के पीछे कौन से कारण हैं? तो इसका उत्तर तो बच्चों आप आसानी से दे सकते हैं कि घर में धूम्रपान न करने की वैधानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की मनाही के पीछे हमारे स्वास्थ्य के खराब होने का कारण है। सरकार और हमारे बुजुर्ग पुराने समय से और अपने अनुभव से यह अच्छी तरह जानते हैं कि धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अधिक हानिकारक होता है। इससे हमें टीबी, कैंसर, दमा इत्यादि अनेक बीमारियां हो सकती हैं, और इसी कारण उनके ऐसा मना करने में एक तो उनका समाज परिवार के प्रति दायित्व झलकता है, और दूसरा हमारे प्रति उनकी चिंता प्रकट होती है। अगला प्रश्न, यदि आप अपने घनिष्ठ मित्र को चोरी छिपे सिगरेट पीते देखें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम भरसक प्रयास करेंगे उन्हें समझाने का कि वे सिगरेट पीना छोड़ दें। यदि वो ना माने तो हम नेट के द्वारा या पुस्तकों के द्वारा इससे संबंधित अनेक चित्र दिखाकर, अनेक कहानियाँ बताकर और अपने जानने वालों के उदाहरण देकर उसे समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि वह फिर भी ना माने तो हम उसे मित्रता तोड़ने की धमकी तक भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न, वीना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको अधिक आकर्षित करती हैं और क्यों? वीना इस कहानी में एक ऐसी पात्र है जो कि दबंग स्वभाव की नज़र आती है। वह दूसरों के सामने वह काम करने में बिल्कुल नहीं घबराती जिसे वह सही समझती है, और इसी कारण वह जैसा सोचती है वैसा बोलने का दम भी रखती है। तो हम भी उसकी तरह निडर होने का प्रयास करेंगे, और साथ ही जिस प्रकार वह परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठता बनाकर रखती है, हम भी अपनापन बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, घर को जोड़कर रखने की कोशिश करेंगे। और अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की कैसी झांकी एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है? संयुक्त परिवार की यहाँ जो झांकी हमें मिलती है वह है एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना और कभी किसी की चुगली ना करना, तथा जहाँ तक संभव हो सके परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखना। तो ऐसा परिवार एक आदर्श संयुक्त परिवार हो सकता है। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको अब ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप इसके प्रश्नोत्तर भी आसानी से कर पाएंगे। और यदि आपको ये पाठ समझ में आ गया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।